नमस्कार, पीएमपी टीवी न्यूज़ में स्वागत है। मैं पंकज कुमार मिश्रा। और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आज जमुई पहुँचे और एक जमुई का क्षेत्रीय नेता जो कि जिसका नाम है शमशाद आलम, उसने आज जदयू पार्टी ज्वाइनिंग किया और उसके बारे में जदयू भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा, हमारे साथ बने रहिए पीएमपी टीवी न्यूज़ जमुई पर। शमशाद आलम साहब जदयू का दामन थामेंगे और जदयू के ही होकर रह जाएंगे। मेहमान तमाम जा चुके हैं। वर्तमान में अरसार ग्राम पंचायत लंबा अनुभव प्राप्त है। इनकी उपलब्धियों को गिनाने का वक्त अभी हमारे पास नहीं है, चूंकि माननीय मंत्री जी की व्यस्तता होती है और उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना होता है। मैं सिर्फ आज इतना कह सकूंगा कि होनी चाहिए जदयू कार्यालय पटना पहुंचे ये आवाज। अशोक अंग वस्त्र देकर देखिए माननीय मंत्री जी की विनम्रता, शालीनता, स्नेहिलता। अशोक चौधरी जी को जो चौधरी जी ने उसी गर्मजोशी से निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी ने शमशाद आलम साहब को माला देकर उन्हें जदयू का बनाया और अब जदयू के होकर रह गए हैं शमशाद आलम साहब। बोलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आवाज में दम नहीं है, मन छोटा हो गया। जोर से नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी, शमशाद आलम, शमशाद आलम, शमशाद आलम। देखिए अशोक चौधरी जी की विनम्रता। सर, आप मंत्री जी हैं, आपसे अनुरोध करके मैं दो लाइन विषय से अलग हट के अपनी बात को रखता हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के विस्तृत कि सब मजबूती मिल करके जैसे हमको वोट दिए थे उस तरह से चिराग को हम उन्हें जदयू का बना रहे हैं और जदयू का ही अब ये जदयू का साथ उन्हें कपड़ा पहनाया जा रहा है, अंग वस्त्र दिया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। और फिर फोटोग्राफी का सेशन होगा, फिर फोटोग्राफी का सेशन। ध्यान रखें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आपसे शालीनता के साथ गुजारिश है कि आप ध्यान रखें। आपको अवसर मिलेगा, माननीय मंत्री जी अपनी अवसर देंगे आपको। ग्रुप फोटोग्राफी होगा, आप सभी उनका फोटो लेंगे। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सभी पंक्तिबद्ध हो जाएंगे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही फोटोग्राफी करेंगे। पिछली सदी के बिहार का उस नेता के सपना को साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। कैसे नित्य प्रतिदिन बिहार की प्रगति के बारे में सोचते हैं और बहुत करीब से नीतीश जी को देखने का मौका मिला और मुझे लगा कि अगर बिहार को आगे ले जाना है और बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो ऐसे नेता के साथ आना चाहिए। और हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके फिर नीतीश जी को हमने ज्वाइन करने का काम किया। 17 में हम नीतीश जी के साथ आए। और क्यों आए ये भी बहुत बड़ा विषय है कि नीतीश जी के साथ ऐसा क्या कारण हुआ कि एक राष्ट्रीय पार्टी से निकल करके एक क्षेत्रीय पार्टी में हमने आने का काम किया। नीतीश जी के साथ जो काम करेगा वो नीतीश जी का कायल हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्तित्व, ये बिहार जब नीतीश जी आए थे तो मात्र यह बिहार 38,000 करोड़ का बिहार था। जब माननीय नेता को ये बिहार मिला था तो बिहार में चारों तरफ जातीय अनुवाद अपने परचम पर था, जातीय अनुवाद फैला हुआ था। इस प्रदेश का कुल बजट 38,000 करोड़ रुपया था और आज अपने 17 साल के कार्यकाल में अपनी पारदर्शिता से, अपने वित्तीय प्रबंधन से माननीय नेता ने इस बिहार को 2,63,000 करोड़ करने का काम किया और इस बिहार को एक नई गति देने का काम किया।
जो बिहार की मूलभूत संरचना थी, जो मूलभूत आवश्यकता थी, इस प्रदेश में सड़क की स्थिति जर्जर थी, इस प्रदेश में बिजली की स्थिति जर्जर थी, इस प्रदेश में जो सिंचित भूमि थी उसका आमदनी कम था, उससे हम किसानों का आमदनी कम था। माननीय नेता ने कृषि रोड मैप की शुरुआत की और कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 के माध्यम से इस प्रदेश के किसानों को सशक्त करने का काम किया, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारा कृषि प्रधान राज्य है। जब तक हमारे कृषक मजबूत नहीं होंगे तब तक हम इस प्रदेश को खुशहाली लाने का काम नहीं कर सकते हैं। और आज देखिए, अगर आप गांव के सुदूर इलाकों में जाइएगा, जब मैं 2000 में मंत्री बना अपने 32 साल की उम्र में, तो जब देहातों में जाता था तो 7, साढ़े 7 बजे के बाद अंधेरा छा जाता था। लेकिन आज अगर आप 10 बजे रात में जाइएगा तो किसी भी सुदूर के सुदूर इलाकों के मार्केट के भी बत्तियां जलती रहती है और चहल पहल चलता रहता है। जो राज्य विकसित राज्य है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, उससे भी ज्यादा खपत बिहार आज के समय में कर रहा है। ये माननीय नीतीश कुमार की सोच है। और नेता ने कहा था 2015 के चुनाव में कि अगर हम इस प्रदेश में बिजली लाने का काम नहीं करेंगे तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। इस किस संकल्प के साथ माननीय नेता ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या परिस्थिति थी अनुसूचित जाति जनजाति के बजट का, मात्र 40 करोड़ 39 करोड़ का बजट था इस प्रदेश में, मात्र 39 करोड़ का। और इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों का बजट क्या था, मात्र 14,000 करोड़ का बजट था, 14,000 करोड़ का बजट था। इस तरह माननीय नेता ने इस प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ताकत देने का काम किया और इस प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनके लिए इस प्रदेश में छात्रावास निर्माण करने का काम किया और प्रदेश की जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की थी उसको भी शिक्षित करने का काम किया। इस प्रदेश में जो हमारे तालमी मरकज जब प्रदेश में वो आए तो उन्होंने देखा कि 11.5% बच्चे स्कूल के बाहर हैं और उन बच्चों को हमें स्कूल में लाना है। तो माननीय नेता ने सर्वे कराया कि किनके बच्चे हैं, 11.5% बच्चे जो स्कूल के बाहर हैं। माननीय नेता को पता चला कि ये बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, अति पिछड़ों के हैं और सबसे बड़ा तबका अल्पसंख्यक का है, ये उनके बच्चे हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन किया और टोला सेवक और तालमी मरकज के माध्यम से उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। लगभग 26,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। ये प्राथमिक विद्यालय अल्पसंख्यक के मोहल्ले में, दलितों के मोहल्लों में बनाए गए, अति पिछड़ों के मोहल्ले में बनाए गए और लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त वर्कर्स का निर्माण किया गया और उन विद्यालय में बच्चों को लाने का काम किया। और आज आपको निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी ने शमशाद आलम साहब को माला देकर उन्हें जदयू का बनाया और अब जदयू के होकर रह गए हैं शमशाद आलम साहब। बोलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आवाज में दम नहीं है, मन छोटा हो गया। जोर से नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी, शमशाद आलम, शमशाद आलम, शमशाद आलम। देखिए अशोक चौधरी जी की विनम्रता। थोड़ा सा सर, आप मंत्री जी हैं, आपसे अनुरोध करके मैं 2 लाइन विषय से अलग हट के अपनी बात को रखता हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के विस्तृत नरेंद्र सिंह जी और उनके सुपुत्र हम लोगों के मंत्रिमंडल में हम लोगों के नौजवान साथी आज किसी कारणवश, क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम है और वो निर्दलीय हैं, इसीलिए आज उपस्थित नहीं हो पाए। सुमुद सिंह जी, हम समझते हैं कि ये देश में पहला परिवार होगा जिसका 3 पुष्प एक ही मंत्रिमंडल में, एक ही राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री रहा और जिस तरह से श्री कृष्ण बाबू ने इस जमुई को संवारने का काम किया, फिर नरेंद्र बाबू का समय आया, उन्होंने भी इस जमुई को आगे बढ़ाने का काम किया। अब हमारे नौजवान साथी सुमित जी हैं, वो भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस समाजवादी धरती पर भोला मांझी जी सहित बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए, इन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रदेश, इस धरती ने इस बिहार को मुख्यमंत्री देने का काम किया। चंद्रशेखर बाबू जैसे मुख्यमंत्री हुए और यहाँ पर
बहुत से ऐसे काम उन्होंने किया जिसको जमुई को हम लोग को आगे बढ़ाने का, लेकिन अभी भी हमें जमुई को और आगे ले जाने की ज़रूरत है और जमुई में हम लोगों को आगे इसको विकास की धारा को तेज करने की ज़रूरत है। शमशाद भाई हम लोगों के पुराने साथी हैं। जब हम इनसे मुलाकात हमारी हुई तब ये मुखिया का चुनाव जीत चुके थे और जब पूरे विश्व कोविड की लड़ाई से लड़ रहा था तब मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो पहले विदेश में रहता था वो इस क्षेत्र में आया है और कोविड में लोगों की बहुत सेवा कर रहा है और पूरा प्यार स्नेह से अपनी संवेदना के साथ लोगों की सेवा में लगा हुआ है। न वो हिंदू देख रहा है, न वो मुसलमान देख रहा है और उसको किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन वो संवेदना के साथ लोगों को मदद कर रहा है। और उसके बाद 20 के चुनाव के बाद जब कोविड की परिस्थिति 20 में चुनाव हुआ, कोविड में चुनाव में अकेले निर्दलीय चुनाव मिले और अच्छा मत इनको मिला, लोगों को सहयोग मिला, लगभग 20,000 के आसपास इनको मत प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा। आसार गांव ऐसा है जहां हम हेलीकॉप्टर से गए थे। जिला परिषद के हमारे साथी उस समय जदयू के मिनॉरिटी के अध्यक्ष इरफान साहब आज वो रहते मंच पर हमारे साथ, तो उनको और अच्छा लगता कि दोनों भाई एक साथ इसी मंच पर रहते तो और प्यार बनता और अच्छा लगता। लेकिन हमको लगता है कि शमशाद भाई बहुत प्यार से बुलाए नहीं होंगे, इसीलिए इरफान भाई नहीं आए। अगर इरफान भाई को प्यार से बुलाते तो जरूर आते। खैर नहीं, राजनीति में ऊपर नीचे चलता है, ये मेरी जवाबदेही है दोनों भाई को एक साथ लाने की। अब शमशाद भाई ने काम किया, फिर मुखिया का चुनाव लड़े और हम जब प्रभारी बने इस क्षेत्र के मंत्री के रूप में तो शमशाद भाई हमसे मिलने आए और हम इनके पंचायत भी गए। इनके पंचायत में जिलाधिकारी सबको लेकर के इनके यहाँ कुछ कचरा प्रबंधन का कार्यक्रम था उसमें, और इनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो हमें लगा कि ये पूरी जोश के साथ राजनीति करने के लिए आतुर है। तो हमने इनसे आग्रह किया कि आप कब तक निर्दलीय रहिएगा, और जब निर्दलीय रहिएगा तो उतना हम प्यार आपको नहीं कर पाएंगे जितना हम आपको प्यार करना चाहते हैं, और अगर हमसे प्यार पाना है तो आपको मेरी पार्टी में आना पड़ेगा, तब आपको प्यार मिलेगा हमसे भी, और नहीं तो फिर नमस्ते प्रणाम होगा, कैसे हैं शमशाद भाई, क्या हालचाल है, इतना ही तक रह जाइएगा। तो शमशाद भाई बोले अच्छा ठीक है भैया, हमको सोचने का समय दीजिए। फिर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भैया हम साथ में रहेंगे आपके। तो हमने कहा कि ठीक है, बड़ा अच्छी बात है, आप आइए। और क्यों आइए? सबसे बड़ी बात है कि अगर राजनीतिक जीवन में आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक दल चुनना पड़ता है और नेता का चयन करना पड़ता है कि आप किस नेता के साथ आगे की राजनीति कर रहे हैं। कहीं आप जाते हैं, किसी के यहाँ बैठते हैं, वो ये ना कहे कि भाई आप किस दल से आ गए हैं, आपका नेता कौन है। जब आप जाइए तो आपको सम्मान प्रतीत हो कि हम उस पार्टी से हैं और हमने उस नेता के साथ काम किया। हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और सौभाग्य से मुझे 4 साल तक कांग्रेस की सेवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करने का मौका मिला था। और हम जमुई भी कई बार आए थे और जमुई में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो हमने इनसे आग्रह किया, और फिर जब हम 15 में महागठबंधन का निर्माण हुआ और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम सरकार में महागठबंधन की बनी, तो हमने नीतीश कुमार के साथ काम करने का हमें मौका मिला और हमने नीतीश कुमार को बहुत नज़दीक से समझने का मुझे मौका मिला कि उनकी कार्यशैली कैसी है, उनका लोगों के प्रति बात करने का लहजा। 20वीं सदी के बिहार का उस नेता के सपना को साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। कैसे नित्य प्रतिदिन बिहार की प्रगति के बारे में सोचते हैं और बहुत करीब से नीतीश जी को देखने का मौका मिला, और मुझे लगा कि अगर बिहार को आगे ले जाना है और बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो ऐसे नेता के साथ आना चाहिए। और हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके फिर नीतीश जी को हमने ज्वाइन करने का काम किया। 17 में हम नीतीश जी के साथ आए। और क्यों आए, ये भी बहुत बड़ा विषय है कि नीतीश जी के साथ ऐसा क्या कारण हुआ कि एक राष्ट्रीय पार्टी से निकल करके एक क्षेत्रीय पार्टी में हमने आने का काम किया। नीतीश जी के साथ जो काम करेगा वो नीतीश जी का कायल हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्तित्व, ये बिहार जब नीतीश जी आए थे तो मात्र यह बिहार 38,000 करोड़ का बिहार था। जब माननीय नेता को ये बिहार मिला था तो बिहार में
चारों तरफ जातीय अनुवाद अपने परचम पर था, जातीय अनुवाद फैला हुआ था। इस प्रदेश का कुल बजट 38,000 करोड़ रुपया था और आज अपने 17 साल के कार्यकाल में अपनी पारदर्शिता से, अपने वित्तीय प्रबंधन से माननीय नेता ने इस बिहार को 2,63,000 करोड़ करने का काम किया और इस बिहार को एक नई गति देने का काम किया। जो बिहार की मूलभूत संरचना थी, जो मूलभूत आवश्यकता थी, इस प्रदेश में सड़क की स्थिति जर्जर थी, इस प्रदेश में बिजली की स्थिति जर्जर थी, इस प्रदेश में जो सिंचित भूमि थी उसका आमदनी कम था, उससे हम किसानों का आमदनी कम था। माननीय नेता ने कृषि रोड मैप की शुरुआत की और कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 के माध्यम से इस प्रदेश के किसानों को सशक्त करने का काम किया, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारा कृषि प्रधान राज्य है। जब तक हमारे कृषक मजबूत नहीं होंगे तब तक हम इस प्रदेश को खुशहाली लाने का काम नहीं कर सकते हैं। और आज देखिए, अगर आप गांव के सुदूर इलाकों में जाइएगा, जब मैं 2000 में मंत्री बना अपने 32 साल की उम्र में, तो जब देहातों में जाता था तो 7, साढ़े 7 बजे के बाद अंधेरा छा जाता था। लेकिन आज अगर आप 10 बजे रात में जाइएगा तो किसी भी सुदूर के सुदूर इलाकों के मार्केट के भी बत्तियां जलती रहती है और चहल पहल चलता रहता है। जो राज्य विकसित राज्य है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, उससे भी ज्यादा खपत बिहार आज के समय में कर रहा है। ये माननीय नीतीश कुमार की सोच है। और नेता ने कहा था 2015 के चुनाव में कि अगर हम इस प्रदेश में बिजली लाने का काम नहीं करेंगे तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। ये किस संकल्प के साथ माननीय नेता ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या परिस्थिति थी अनुसूचित जाति जनजाति के बजट का, मात्र 39 करोड़ का बजट था इस प्रदेश में, मात्र 39 करोड़ का। और इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों का बजट क्या था, मात्र 14,000 करोड़ का बजट था, 14,000 करोड़ का बजट था। इस तरह माननीय नेता ने इस प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ताकत देने का काम किया और इस प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनके लिए इस प्रदेश में छात्रावास निर्माण करने का काम किया और प्रदेश की जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की थी उसको भी शिक्षित करने का काम किया। इस प्रदेश में जो हमारे तालमी मरकज जब प्रदेश में वो आए तो उन्होंने देखा कि 11.5% बच्चे स्कूल के बाहर हैं और उन बच्चों को हमें स्कूल में लाना है। तो माननीय नेता ने सर्वे कराया कि किनके बच्चे हैं, 11.5% बच्चे जो स्कूल के बाहर हैं। माननीय नेता को पता चला कि ये बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, अति पिछड़ों के हैं और सबसे बड़ा तबका अल्पसंख्यक का है, ये उनके बच्चे हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन किया और टोला सेवक और तालमी मरकज के माध्यम से उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। लगभग 26,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। ये प्राथमिक विद्यालय अल्पसंख्यक के मोहल्ले में, दलितों के मोहल्लों में बनाए गए, अति पिछड़ों के मोहल्ले में बनाए गए और लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त वर्कर्स का निर्माण किया गया और उन विद्यालय में बच्चों को लाने का काम किया। और आज आपको सभी लोग जदयू में शामिल, माननीय मंत्री जी ने सबों को अपने हाथों से पट्टा और टोपी देकर जदयू में शामिल कराया। हाथ भाई शमशाद जी के इस कार्यक्रम में, मिलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित उनके सभी शुभेच्छु भाईगण जो चाहते हैं कि शमशाद भाई राजनीति की ऊंचे शिखर पर पहुंचे और उनके प्यार और उनके स्नेह में आज सब लोग इस स्टेडियम में पहुंचे हैं। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नौजवान साथी श्री तनवीर आलम साहब, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित रामजू मल्लिक जी, इस मंच पर उपस्थित नौजवान सरपंच जावेद आलम जी, पंचायत समिति के हमारे माननीय सदस्य अतिकुर रहमान साहब, राजा नीमा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव विजय कुमार मंडल जी, जदयू के हमारे सम्मानित नेता और जनता दल यूनाइटेड के चुनाव के जिले के प्रभारी ठाकुर नवीन सिंह जी, सम्मानित सरपंच श्री जावेद आलम जी, संजीत महतो जी, अरमान मलिक साहब,
हमारे नौजवान साथी अलीगढ़ से जोगन यादव जी यहाँ पर उपस्थित। वैसे इनकी पार्टी अलग है, लेकिन हम उनसे प्रेम है इसलिए ये आ गए यहाँ पर भी। हमारे मुकेश यादव जी, माननीय मुखिया श्री सत्यम कुमार जी, हमारे मुखिया मनीष कुमार जी, माननीय मुखिया मिथिलेश यादव जी, नगीना रविदास जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे नौजवान और बुजुर्ग साथीगण, आज हम इस जमुई की धरती पर, जिस जमुई की धरती को हमारे समाजवादी नेताओं ने, चाहे स्वर्गीय तरपुरा भाई शमशाद जी के इस कार्यक्रम में, मिलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित उनके सभी शुभेच्छु भाईगण जो चाहते हैं कि शमशाद भाई राजनीति की ऊंचे शिखर पर पहुंचे और उनके प्यार और उनके स्नेह में आज सब लोग इस स्टेडियम में पहुंचे हैं। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नौजवान साथी श्री तनवीर आलम साहब, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित रामजू मल्लिक जी, इस मंच पर उपस्थित नौजवान सरपंच जावेद आलम जी, पंचायत समिति के हमारे माननीय सदस्य अतिकुर रहमान साहब, राजा नीमा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव विजय कुमार मंडल जी, जदयू के हमारे सम्मानित नेता और जनता दल यूनाइटेड के चुनाव के जिले के प्रभारी ठाकुर नवीन सिंह जी, सम्मानित सरपंच श्री जावेद आलम जी, संजीत महतो जी, अरमान मलिक साहब, हमारे नौजवान साथी अलीगढ़ से जोगन यादव जी यहाँ पर उपस्थित। वैसे इनकी पार्टी अलग है, लेकिन हम उनसे प्रेम है इसलिए ये आ गए यहाँ पर भी। हमारे मुकेश यादव जी, माननीय मुखिया श्री सत्यम कुमार जी, हमारे मुखिया मनीष कुमार जी, माननीय मुखिया मिथिलेश यादव जी, नगीना रविदास जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे नौजवान और बुजुर्ग साथीगण, आज हम इस जमुई की धरती पर, जिस जमुई की धरती को हमारे समाजवादी नेताओं ने, चाहे स्वर्गीय तरपुरा नरेंद्र सिंह जी और उनके सुपुत्र, हम लोगों के मंत्रिमंडल में हम लोगों के नौजवान साथी आज किसी कारणवश, क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम है और वो निर्दलीय हैं, इसीलिए आज उपस्थित नहीं हो पाए। सुमुद सिंह जी, हम समझते हैं कि ये देश में पहला परिवार होगा जिसका 3 पुत्र एक ही मंत्रिमंडल में, एक ही राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री रहा। और जिस तरह से श्री कृष्ण बाबू ने इस जमुई को संवारने का काम किया, फिर नरेंद्र बाबू का समय आया, उन्होंने भी इस जमुई को आगे बढ़ाने का काम किया। अब हमारे नौजवान साथी सुमित जी हैं, वो भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस समाजवादी धरती पर धोला माझी जी सहित बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रदेश, इस धरती ने इस बिहार को मुख्यमंत्री देने का काम किया। चंद्रशेखर बाबू जैसे मुख्यमंत्री हुए और यहाँ पर बहुत से ऐसे काम उन्होंने किया जिसको जमुई को, हम लोग को आगे बढ़ाने का। लेकिन अभी भी हमें जमुई को और आगे ले जाने की जरूरत है और जमुई में हम लोगों को आगे इसको विकास की धारा को तेज करने की जरूरत है। शमशाद भाई हम लोगों के पुराने साथी हैं। जब हम इनसे मुलाकात हमारी हुई तब ये मुखिया का चुनाव जीत चुके थे और जब पूरे विश्व कोविड की लड़ाई से लड़ रहा था तब मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो पहले विदेश में रहता था वो इस क्षेत्र में आया है और कोविड में लोगों की बहुत सेवा कर रहा है और पूरा प्यार स्नेह से अपनी संवेदना के साथ लोगों की सेवा में लगा हुआ है। न वो हिंदू देख रहा है, न वो मुसलमान देख रहा है और उसको किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन वो संवेदना के साथ लोगों को मदद कर रहा है। और उसके बाद 20 के चुनाव के बाद जब कोविड की जब परिस्थिति 20 में चुनाव हुआ, कोविड में चुनाव में अकेले निर्दलीय चुनाव भी लड़े और अच्छा मत इनको मिला, लोगों को सहयोग मिला, लगभग 20,000 के आसपास इनको मत प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा
आसार गांव ऐसा है जहां हम हेलीकॉप्टर से गए थे। जिला परिषद के हमारे साथी उस समय जदयू की मिनॉरिटी के अध्यक्ष इरफान साहब आज वो रहते मंच पर हमारे साथ, तो उनको और अच्छा लगता कि दोनों भाई एक साथ इसी मंच पर रहते तो और प्यार मिलता और अच्छा लगता। लेकिन हमको लगता है कि शमशाद भाई बहुत प्यार से बुलाए नहीं होंगे, इसीलिए इरफान भाई नहीं आए। अगर इरफान भाई को प्यार से बुलाते तो जरूर आते। खैर नहीं, राजनीति में ऊपर नीचे चलता है, ये मेरी जवाबदेही है दोनों भाई को एक साथ लाने की। अब शमशाद भाई ने काम किया, फिर मुखिया का चुनाव लड़े और हम जब प्रभारी बने इस क्षेत्र के मंत्री के रूप में, तो शमशाद भाई हमसे मिलने आए और हम इनके पंचायत भी गए। इनके पंचायत में जिलाधिकारी सबको लेकर के इनके यहाँ कुछ कचरा प्रबंधन का कार्यक्रम था उसमें, और इनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो हमें लगा कि ये पूरी जोश के साथ राजनीति करने के लिए आतुर है। तो हमने इनसे आग्रह किया कि आप कब तक निर्दलीय रहिएगा, और जब निर्दलीय रहिएगा तो उतना हम प्यार आपको नहीं कर पाएंगे जितना हम आपको प्यार करना चाहते हैं, और अगर हमसे प्यार पाना है तो आपको मेरी पार्टी में आना पड़ेगा, तब आपको प्यार मिलेगा हमसे भी, और नहीं तो फिर नमस्ते प्रणाम होगा, कैसे हैं शमशाद भाई, क्या हालचाल है, इतना ही तक रह जाइएगा। तो शमशाद भाई बोले अच्छा ठीक है भैया, हमको सोचने का समय दीजिए। फिर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम साथ में रहेंगे आपके। तो हमने कहा कि ठीक है, बड़ा अच्छी बात है, आप आइए। और क्यों आइए? सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जीवन में आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक दल चुनना पड़ता है और नेता का चयन करना पड़ता है कि आप किस नेता के साथ आगे की राजनीति कर रहे हैं। कहीं आप जाते हैं, किसी के यहाँ बैठते हैं, कोई ये ना कहे कि भाई आप किस दल से आ गए हैं, आपका नेता कौन है। जब आप जाइए तो आपको सम्मान प्रतीत हो कि हम उस पार्टी से हैं और हमने उस नेता के साथ काम किया। हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और सौभाग्य से मुझे 4 साल तक कांग्रेस की सेवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करने का मौका मिला था। और हम जमुई भी कई बार आए थे और जमुई में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो हमने इनसे आग्रह किया, और फिर जब हम 15 में महागठबंधन का निर्माण हुआ और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम सरकार जब महागठबंधन की बनी, तो हमने नीतीश कुमार के साथ काम करने का हमें मौका मिला, और हमने नीतीश कुमार को बहुत नज़दीक से समझने का मुझे मौका मिला कि उनकी कार्यशैली कैसी है, उनका लोगों के प्रति बात करने का लहजा हो गया है। अब हमारे यहाँ औद्योगिक घराने के लोग भी रुचि दिखाना शुरू किए हैं। माननीय नेता ने अभी जो बिहार में औद्योगिक घरानों की मीटिंग हुई थी, उसमें लगभग 38,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है। तो आने वाले समय में बिहार और आगे बढ़ेगा। कृषि के क्षेत्र में माननीय नेता का ध्यान है, और माननीय नेता ने जो जातीय गणना करके इस प्रदेश के तमाम लोग जो 70-75 साल बाद भी जो 94 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा कौन सा बजट बना जिसमें उन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण के बाद भी ऊपर उठाने का काम नहीं किया गया। वैसे कौन से लोग हैं जो 36% पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? वैसे कौन से लोग हैं जो 25% जो सामान्य जाति के लोग भी इस योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाया है? इसीलिए माननीय नेता ने कहा था कि जो लोग इस देश में सब्जी बेचते हैं, जो लोग इस देश में दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, जो लोग साइकिल पंचर बनाने का काम करते हैं, जो अंडा बेचने का काम करते हैं, वो किस जाति से आते हैं, इसका पता लगाना जरूरी है और उनके लिए योजना का निर्माण करना जरूरी है, जिससे आने वाले समय में जो उनके लोग हैं वो आगे बढ़ सके। और इसीलिए माननीय नेता ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र माना नहीं। माननीय नेता ने अपने सीमित संसाधन के साथ इस बिहार में जातीय गणना कराया और 94 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित करने का काम किया। और हम बार बार कहते हैं कि अगर केंद्र बिहार के प्रति संवेदनशील है, अगर केंद्र सरकार चाहती है कि हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, जिसी यूपीए की सरकार ने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा था और बिहार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की थी, लेकिन पैकेज हमें मिला नहीं। आज हम फिर इस मंच से मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि अगर आप बिहार के प्रति संवेदनशील हैं
हैं और बिहार के वो 94 लाख परिवार के प्रति संवेदनशील है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े परिवार से, अल्पसंख्यक परिवार से आते हैं। तो बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता है, वो विशेष पैकेज दीजिए। अगर बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा तो बिहार भी गुजरात और तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तरह और तेजी से आगे बढ़ने का काम करेगा और बिहार इस देश का अग्रणी राज्य में से शामिल होने का काम करेगा। हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास काम करने की शक्ति है, हमारे पास न्याय के साथ विकास का नारा है। हम उन सब परिवारों के घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां पर वर्षों से अंधेरा था। इसलिए नीतीश कुमार को केंद्र सरकार ताकत देने का काम करे, या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या फिर उन 94 लाख परिवार को नए पैकेज के साथ योजना दीजिए जिससे कि उनको हम आगे बढ़ाने का काम करें। हम शमशाद भाई से उनका हम पूरी ताकत के साथ उनके पूरे साथियों का इस जनता दल यू परिवार में हम स्वागत करते हैं, पूरी ताकत के साथ उनका हम अभिनंदन करते हैं और आज जो उनके साथी लोग यहाँ आए हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं। बहुत से लोग इस देश में और प्रदेश में विदंगड़ा लगाने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहिए। ये देश में हर एक हिंदू और हर एक मुसलमान का खून लाल है। अगर कल आपको खून की जरूरत पड़ेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई मुसलमान दे, कोई आपको हिंदू भी खून दे सकता है। और अगर कोई हिंदू बीमार होता है तो किसी मुसलमान का भी खून मिल सकता है। इस देश में कुछ ही लोग आए थे मुसलमान, जब मुगलों का राज था और उनके दबदबा था तो हजारों हिंदू परिवार मुसलमान में जो कन्वर्ट होने का काम किया है। यहाँ कोई अफगान से घोड़ा पे चल के मुसलमान नहीं आया है, मुसलमान भी हमारे परिवार के अंग है, इसीलिए उनसे भी उतना ही प्रेम करना है जितना हिंदुओं से करना है। इसीलिए जो लोग आज जो हिंदू है कल वो मुसलमान बन सकता है, आज जो मुसलमान है कल हिंदू बन सकता है, जो कल सिख है वो हिंदू हो सकता है। धर्म अपनाने की चीज है, धर्म विश्वास की चीज है, राजनीतिक कल्याणकारी योजना की चीज है। इसलिए धर्म को और राजनीति को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। धर्म अपने जगह पर है, विश्वास और इबादत अपने जगह पर है, राजनीति अपने जगह पर है। जो गरीब लोग इस देश में और प्रदेश में हैं और 75 साल की आजादी के बाद भी आज तक मुख्यधारा से जुड़ नहीं सके हैं, उनकी चिंता करना है। आज दाल 75 रुपया से, अरहर का दाल 75 रुपया से 165 रुपया हो गया, उसकी चिंता करना है। जो नौजवान साथी बेरोजगार हैं, देश में कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार रोजगार की झड़ी लगाए हुए हैं। 1,10,000 और टीचरों की बहाली इन 13 तारीख को माननीय नेता करने जा रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि बिहार अपनी पुरानी वैभवशाली सभ्यता को, अपने वैभवशाली विरासत को वापस पाने का काम करे। और इसके लिए जब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के विदंगड़ा को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा बिहार आगे नहीं आएगा। जब बिहार आगे आएगा तो सबकी आमदनी बढ़ेगी, सबको नौकरी मिलेगी, सब खुशहाल होंगे। इसलिए विदंगड़ा को भगाना है और वैसे जो फास्टिस्ट लोग हैं जो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं उनका बहिष्कार करना है। प्रेम मिल्लत के साथ बिहार को आगे लेके चलना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बिहार को 21वीं सदी का बिहार बनाना है। जिस नेता ने सपना देखा है 21वीं सदी के बिहार का, उस नेता के सपना को साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। और आपके पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है, क्या कहेंगे? सब तो रूटीन है, रूटीन होता है, कोई भी आता है कोई फिर जाता है। बहुत से लोग पहले भी आए, बहुत से लोग पहले भी गए। क्योंकि लालन सिंह जी को चुनाव लड़ना है तो उन्होंने माननीय नेता से आग्रह किया था कि हमको इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिएगा तो हम अपने लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय दे पाएंगे। ये निर्णय हुआ। ऐसा तो नहीं लगता कि 2016 की पुनरावृत्ति फिर बिहार में होगी और एनडीए में आप जाएंगे, जिस तरह से 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनीति तो हेतु मतभूत से होता नहीं है। अभी आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमको देवघर जाना है, रास्ते में हार्ट अटैक कर जाए, हम बांसघाट चले जाएँ, इसका क्या गारंटी है? कल क्या होगा 2 घंटे के बाद, इसका क्या गारंटी है? संभावना है। संभावना से कैसे? राजनीति तो अभी हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में हमारी सरकार चल रही है। जैसे लोकसभा चुनाव की तरफ नज़दीक आते जाता है, उसे ईडी सीबीआई का वार ज़्यादा हो रहा है विपक्षी दलों पे, क्या कहें? ये बात तो कहा जा रहा है ना, इस देश में एक बड़ा सेक्शन ये बात को कह रहा है कि ईडी की कार्रवाई जो है वैसे ही लोगों पे हो रही है जो विपक्ष में है।
तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं दिखती है। ये बात तो लोग चर्चा में है, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है। केजरीवाल पे दबाव बढ़ रहा है, हेमंत सोरेन पे दबाव बढ़ रहा है, कह रहा है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। नहीं, वही हम कह रहे हैं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है और किन कारणों से हो रहा है, इसका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही देना चाहिए, वही दे पाएंगे इसका जवाब। लग रहा है कि ठीक है, हो रहा है ये। हम तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये संशय है कि पारदर्शिता नहीं है कार्य प्रणाली में, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे पाएंगे ना। जैसे सर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार जी अब राजनीति में हाशिए पे चले गए हैं, कहीं पब्लिक मीटिंग में टाइगर अभी जिंदा है जी टाइगर अभी जिंदा है।